अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर आप मुझे देख रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस जिससे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और हमारा यहाँ पर आने का पर्पस भी यही होता है कि हम आपको डेली बेसिस पे कुछ नई चीज़ें सिखाएं, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी दें। और हम लोग इसलिए कहते हैं कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि शेयर करने से कुछ उन लोगों तक भी पहुँचे जो कि हमें नहीं देख रहे और वो हमें जॉइन करके फ़ायदा उठा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू एवरीवन जिन्होंने अब हमें जॉइन किया है। मैं आज बताती चलूँ अपने टॉपिक के बारे में कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली टीनेजर्स, यंगस्टर्स और जो बंदा भी अपने करियर को लेके परेशान है ना, आज हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आज आपकी परेशानी का एक जादुई हल देंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि जिस साइकोलॉजिस्ट जादू करते हैं, आज हम वो जादू करेंगे आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पता चल जाए कि करियर होता क्या है। जी, मैं अपने ऑडियंस को बता रही थी अपने टॉपिक का, उसके साथ-साथ मैं ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज मैं जिस गेस्ट के साथ आई हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह वंस अगेन माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो मैं वार्मली वेलकम करती हूँ डॉक्टर इब्राहिम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। आज भी मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता सकूं जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है उसके अंदर। जी जी, इंशाल्लाह आज हम आपसे सारी अच्छी बातें ले लेंगे, कुछ नहीं बहुत सारी अच्छी बातें आपसे पूछेंगे। आज हम अपने ऑडियंस पे करियर का जादू करेंगे, इन्हें पता चलेगा कि क्या होते हैं और किस तरह वो जादू करते हैं। ये सवाल आपने भी अक्सर सुना होगा कि ये लोग बहुत साइकोलॉजिस्ट जादू होते हैं। जी, मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जैसे मैंने पहले कहा वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बताती चलूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए से सर्टिफाइड हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एनएलपी मास्टर्स हैं और माशाल्लाह ट्रेनर भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह वंस अगेन सर अल्लाह हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी एक लंबी हिस्ट्री दे अपने इंट्रोडक्शन की। जी, आज का आमीन हमारा आमीन। टॉपिक थैंक यू सो मच। आज का अच्छा, हमारा मैं थोड़ी सी टॉपिक करेक्शन करूं। आई एम सॉरी इकरा, मैं थोड़ी सी करेक्शन करूं। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं जी जी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल सो साइकोलॉजिस्ट इनफैक्ट हैं। आज की टॉक में हमने यही बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्लिनिकल पढ़ना है, अप्लाइड पढ़ना है, तो इसका फायदा, उसका क्या फायदा। तो आज हम एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि ऑडियंस को पता हो कि मैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल नहीं हूँ। बाकी सेशन में पता चलेगा क्या डिफरेंस। जी वंस अगेन सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, ना सके। शायद दो इंट्रोडक्शन साथ लिखे हुए थे इसलिए। जी चलिए मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ डिफरेंस बताएंगे, कुछ बताएंगे कि बच्चे कहते हैं कि जी हमारा कैरियर ये है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि बच्चों को उसको कि उनका पर्पस क्या है, उनका मिशन क्या है, वो अपने उस मिशन को किस विजन के साथ देखते हैं। आज सबसे पहले हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैरियर की तरफ। और जब कैरियर में जाएंगे, जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि आज हम हर इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सब का डिफरेंस भी जरूर देखेंगे। सर आई एम ऑडिबल फॉर यू? यस यस, आई कैन हियर यू। ओके ओके। सर अगर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यही है कि पर्पस क्या होता है और मिशन क्या है, अगर हम पहले पर्पस को डिफाइन कर लें। अच्छा, ये बड़ा एक मेरी आवाज आ रही है आपको, राइट? जी जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इससे पहले कि उस पर पढ़े कि पर्पस और मिशन में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडियाज दूं कैरियर के बारे में। ये मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि पर्पस किसे कहते हैं, मिशन किसको कहते हैं, पैशन किसको कहते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन और इनकी कनेक्शन क्या है आपस में, ये जानना जरूरी है। कुछ बेसिक एक्सियम्स, कुछ बेसिक रूल ऑफ थंब में स्टूडेंट्स को, अगर आपके स्टूडेंट्स, आपके आपके फॉलोअर्स, आपके जो ऑडियंस है उनमें से स्टूडेंट्स है, कुछ बेसिक रूल ऑफ थंब आपको बताऊं। एक बहुत कंफ्यूजन जो लोगों को होती है, लेट्स टेक इट स्पेसिफिकली, थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में, उसके बाद मैं जनरलाइज करके सबके बारे में बताता हूँ। एक आम जो क्वेश्चन मुझसे लोग करते हैं, कहते हैं कि एक्स वाई जी
कि स्कोप है या नहीं है। आई मीन अगर आपके ऑडियंस इस वक्त अपना कैरियर चूज कर रहे हो, इस वक्त आपके ऑडियंस जो है वो सोच रहे हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इतने साल लगाती हूँ और इतनी अपने पेरेंट्स के पैसे लगाती हूँ तो मुझे फ्यूचर में ये रिटर्न मिल सकता है, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं मैकेनिक इंजीनियर बन सकती हूँ, मैं लॉयर बन सकती हूँ, बन सकता हूँ जैसे भी। सो ये देखना जरूरी है कि जो स्कोप का कॉन्सेप्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त चेंज होती जाती है उसी तरह डिमांड, जो एजुकेशन डिग्री की जो डिमांड है वो डिफरेंट होती जाती है। मसलन आप देखें 10 साल पहले तक, जिस ओवर ए डेकेड एगो, जिस बिफोर ए डेकेड, 10 साल पहले तक, आजकल जो इंटरनेट की वजह से जो कैरियर्स स्टार्ट हुए हैं, जो कैरियर्स बने हैं, 10 साल पहले ये थे ही नहीं। तो क्या हुआ, जो 10 साल पहले के जो बच्चे थे मेरी तरह, उन्होंने जब स्टार्ट करना शुरू किया अपना कैरियर को, हमने सोचा कि अच्छा मैं क्या पढ़ूं जिसका स्कोप हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही प्रेशर था हर तरफ से कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें जो है लॉयर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर सरकारी काम करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है। देखिए आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए सेफ्टी चाहते हैं। मसला क्या है सेफ्टी के साथ, आप जब सरकारी काम पे लग जाते हैं, सेफ्टी शायद मिले आपको, लेकिन फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट भी आपने उसका देखना है कि कितना साल मैंने लगा दिया और कितना कंपटीशन है। एक जो कॉस्ट है, एक जो प्रॉब्लम है, उस उसी उसी बैंड वैगन पे लगना, उसी उसी रास्ते पे लगना जो सारे दुनिया के लोग लगे हुए हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। जिसमें कंपटीशन ज्यादा हो उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे स्कूलिंग सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम ना फेलियर्स के साथ कोप करना सिखाते नहीं है, तो हमें वो स्किल ऑफ रेजिलियंस नहीं आती। तो जैसे ही हम मुश्किल वाला रास्ते पे चलते हैं, दुनिया के बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के साथ हम compete करना शुरू करते हैं, फेलियर तो होना ही होना है। लेकिन क्योंकि हमने फेलियर के साथ कोप करना नहीं सीखा होता, हमारे अंदर एक बिटरनेस स्टार्ट हो जाता है। और वो बिटरनेस पर ये होता है कि यार इसने मेरे साथ गलत किया, या मेरे साथ कोई मसला है। इसके डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती है। आ, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, जहां से आपने ये सोचना शुरू किया कि आजकल स्कोप किस सब्जेक्ट का है। प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप 5 साल की प्रोफेशनल डिग्री कर लें, देखिए ना, एफएससी के बाद, जो इंटरमीडिएट के बाद आपने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना है तो 5 से 6 साल आपको लगाना है। सही है, 2 साल बैचलर्स का, 2 साल मास्टर्स का, 1 साल इंटर्नशिप वगैरह का, आपने कम से कम 5 साल लगाने ही लगाना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप 5 साल लगा रहे होते हैं, जब तक आप ग्रेजुएट होके प्रोफेशनल फील्ड में उतर आए, तब तक स्कोप जिस सब्जेक्ट का था वो खत्म हो चुका होता है, या तो वो मार्केट इतनी सैचुरेटेड होती है कि आप एक जॉब की पोजीशन के लिए ओपन होती है, उसमें 1,500 लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। राइट। सो ये सोच में पढ़ना कि आजकल स्कोप किस चीज का है, दैट्स जस्ट स्टुपिडिटी। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है जो हमें अपना कैरियर चूज करने से निकालना चाहिए। आजकल स्कोप किस चीज का है। हाँ, अगर आपने सोचना है स्कोप के बारे में, तो आप ये सोचे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद किस चीज का स्कोप आ सकता है। सो ट्राई करने की कोशिश करें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। आप उसका सर चैलेंज क्या है, जब आप अगर फ्यूचर मैं को प्रिडिक्ट करने की। जी जी। सर अगर एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह, जैसे भी आपने कहा कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, उसको सोचें और फिर स्टेप लें आगे, जैसे आपने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी और ये रियलिटी भी है कि जब तक हम वो चीज पढ़ के प्रैक्टिकली मार्केट में आते हैं, मार्केट में उस चीज की वर्थ कम हो जाती है और हम यूजलेस के लाए जाते हैं। खत्म हो लेकिन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे सर, अगर हम प्रिडिक्शन को देख के चलें, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें स्पॉट कर रहे होते हैं, या सिबलिंग्स हैं जो भी हमें स्पॉट करता है, वो इस चीज को नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि जी तुम या जो भी हो इतने समझदार हो गए हो हमसे कि तुम हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलोगे। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा आपके लिए बेहतर इंटेंशन रखते हैं, वो नीयत उनकी अच्छी होती है।
पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सिक्योर हो अपने फ्यूचर में। मसला क्या है, आपके पेरेंट्स ओल्डर जनरेशन है, तो अगर ओल्डर जनरेशन के बाद जो न्यू जनरेशन आ रही है उसके लिए नए दरवाजे ना खोलें, न्यू रास्ते ना खोलें, अगर वो ज्यादा प्रोग्रेसिव ना हो तो फिर जो ह्यूमन स्पीशी है ना वो तो ग्रोथ ही ना करें। जैसे आज जो है इलन मस्क कहते हैं कि हमने जाके मार्स को कॉलोनाइज करना है, या जब हम चांद पे चले गए, या हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया, या ये जो हम जिस जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेट है, इट्स रिवोल्यूशन इन ह्यूमन कनेक्टिविटी। अब देखिए 19 जब 14 का 18 या 14 की जब पैंडेमिक आया था, किसी को नहीं पता था। अभी जिस पैंडेमिक में हम रह रहे हैं, जो कोरोना कोविड-19 की जो पैंडेमिक है, जब 41 आई फॉरगॉट 41 14 या 18 मेरे जहन में एग्जैक्ट है, जब वो इन्फ्लुएंजा स्पेनिश फ्लू ट्रांसफर होकर इन्फ्लुएंजा वायरस बन गया और वो उसकी पैंडेमिक स्टार्ट हुई, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते थे जिस तरह के आज हम अपने घरों में कंफर्टेबली सेफली बैठ के एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, वी कैन नॉट इवन नो कि कितने लोग मर गए और किस तरह कंट्रोल हो गया, हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं थे, हम आइसोलेटेड थे। ये जो इंटरनेट क्रिएट किया, कोई एक पागल था ना जिसने आके कहा कि आज जी मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं सुननी, मेरे माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मेहरबानी उनकी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी अप एंड गिविंग मी ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, आपका बहुत मैं एहसानमंद हूँ। बट अब वक्त है कि मैं अपना पैशन को, जो मेरे दिल से आवाज आती है, मैं उसको फॉलो करूं। आप देखिए, जिसने भी दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने भी, when you think about ideal people, when you think about barrier breakers, आप कभी जॉब होल्डर्स के नाम आपके जहन में कोई जॉब होल्डर नहीं आएगा। आपके जहन में कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जिसने रिटायरमेंट में जाके आपने जिंदगी को गुजारना शुरू किया। जिसने भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ब्रेक किया, कुछ क्रिएट किया, कुछ इनोवेटिव किया, सबसे पहले उसने थोड़ा सा हेरेसी, थोड़ा सा aggressively rejecting old ideas किया। उसने कहा कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, आपका बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन अब वक्त है मेरे अपने ख्वाब पूरा करने का। अब आप पूछ रहे हैं कि कैसे करें, आपका सवाल है ना कैसे हम इनको कन्विंस करें। आप इन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, तो ये तो भूल जाए कि हम कन्विंस करें, ठीक है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको अपने आई टू आई तो कभी देखना है नहीं, स्पेशली हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में तो पेरेंट्स इज ऑलवेज राइट ना, ठीक है? बड़े हैं, बुजुर्ग है, चाहे जैसे भी हैं, आपके माँ बाप है, तो आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वो एक और आई थिंक स्टूपिड सी हमारे अंदर पैराडाइम बनी हुई है जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपसे पहले दुनिया में आए, वो रिस्पेक्ट के लायक है, लेकिन वो अलग डिबेट है। उन्होंने, क्योंकि आपको आई लेवल में नहीं देखना, कनेक्ट नहीं करना, सो यू कैन नॉट कन्विंस देम। आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने लिए रास्ते क्रिएट करना होता है, इंटेलिजेंट होकर आपने अपने लिए रास्ते क्रिएट करना है। मसलन जब मैं साइकोलॉजिस्ट बनने का मेरी ख्वाब, मैं ख्वाब देख रहा था, ऑफ कोर्स इसके बैकग्राउंड में ये है कि मैं खुद डिप्रेशन में था, एंग्शियस, एंग्जाइटी में था, सुसाइडल थॉट्स थे। मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहा था क्योंकि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा, डॉक्टर फिल MBC4 में आता था और वो पूरा क्लिनिकल सेशन रन करता था अपने क्लाइंट्स के साथ। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा क्या बात है, आई वांट टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस गाय। पता चला साइकोलॉजिस्ट है, तो मैंने कहा मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है। मेरा जो इंटेंशन था वो ये था कि मैं इस माहौल में लग जाऊं जिस माहौल में लोग एक दूसरे को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स को सपोर्ट समझते हैं। अब मैंने अपनी माँ को कहा मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है। मेरी माँ तो अथॉरिटेटिव एक पेरेंट्स थी, उसने कहा कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, बाय दिस टाइम मैं था कोई 18-19 साल हो गया था, तुम्हें कुछ नहीं पता, राइट? पहली बात होती है तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे जैसे मैं कोई पता नहीं सारी उम्र कमरे में बंद रहा हूँ। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताएं क्या करना है। मेरी माँ ने कहा तुमने हर हाल में डॉक्टर बनना है।
मैं कहा ठीक है, मैं 100% आपके साथ हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने मेडिकल एग्जाम भी दिया, आई मीन FSC में मेरे मार्क्स कम थे, इसलिए कि मैं खास पढ़ा नहीं, मैं B ग्रेड आया, और कंपटीशन क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा है, एडमिशन हुए नहीं। तो मैंने अम्मी ने कहा कि अब क्या करूं, मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो एडमिशन नहीं हो रहे। अम्मी ने कहा कि अब तुमने जो है ना बैंक में जाना है, क्योंकि बैंक का लाइफ एक सिक्योर लाइफ होता है, रिटायरमेंट में बैंक में जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बैंक में जाता हूँ, ठीक है। एडमिशन लिया बीकॉम करने के लिए, 6-7 महीने बीकॉम पढ़ा, उसमें भी मार्क्स कम आ गए। मेरी अम्मी ने बहुत गालियां दिया, तुम नालायक हो, तुम फलाना हो, तुम फलाना हो। मैंने कहा क्या करूं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आपके साल वेस्ट हो जाते हैं बाद। अल्टीमेटली जब मेरी अम्मी ने कहा कि यार मुझे समझ नहीं आती, तुम नालायक है, तुम जाके मजदूरी कर ले, मैंने कहा ठीक है, मैं मजदूरी करूंगा। जिस टाइम मैंने फिर काम करना शुरू किया था, मैंने कहा साथ साथ मैं एक डिग्री भी कर लूं। जब काम कर ही रहा हूँ ना, पैसे भी कमा रहा हूँ, साथ साथ एक डिग्री भी कर लेता हूँ। फिर मैंने साइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ मेरे दौर में तो BA होता था, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे, तो BA किया साइकोलॉजी में। अम्मा ने देखा कि वो पैसे भी कमा रहा है और डिग्री भी लेवल अप हो रहा है, अच्छा फिर अपना मर्जी कर लो। सो आप जो है, आपको क्लेवर होना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं, आपके पेरेंट्स ने आपको समझना नहीं है, प्लीज उनको कन्विंस करना बंद करें। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि, फिर वो डिसअपॉइंटेड होके आते हैं ना, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते। यस, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो आप समझेंगे? आप डिसअपॉइंटेड क्यों? ये तो रियलिटी है। शेर ने मुझे खा लिया, जाहिर है लायन के इंस्टिंक्ट आपका अटैक करे, आप उसके सामने ना जाओ। सो ये जो विजुअल थिंकिंग है ना, एक बहुत बड़ा मसला है। हम तो बहुत आगे चले गए, इधर उधर हो गए। ओके, सो कमिंग बैक, जी कैसे कन्विंस करना है? आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं। सो आपने ना दरमियाना रास्ता निकालना है, ताकि वो इतनी तंग आ जाए कि वो कहें कि अच्छा भाई कर ले जो करना है। उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पैसे कमा रहे, लड़का है पैसे कमा रहे हैं, या लड़की है वो पढ़ाई पे लगी हुई है, ठीक है, और मेरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये अभी लेवल केस टू केस डिफरेंट होगा, हर किसी का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है। मेजोरिटी पेरेंट्स से नहीं समझना आपको, ये जान। दैट बिल्कुल आंसर्स ऐसे योर ही है। क्वेश्चन, राइट? यस यस, ये मतलब ब्राउन पेरेंट्स को समझाना वाकई एक नामुमकिन सी बात है। और ये हाँ, अच्छा, ये आपने सही कंसेप्ट। कहा, ब्राउन पेरेंट्स की बात है, ये एशियन पेरेंट्स की बात है। आई मीन जो हमारे एशियन हैं, अब जो वेस्टर्न्स हैं, उन्होंने तो उनकी एक अच्छी बात है, जो कि बुरी भी है लेकिन अच्छी भी है, उसकी बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। अम, वो बच्चों को ना 18 साल तक कहते हैं जी तुम बड़े हो गए, आप जाके करो जो करना है। दैट्स गुड। एक शॉक मिलता है, ट्रॉमा हो जाता है, ये उसकी कॉस्ट है, लेकिन ये है ना कि यू लर्न टू स्टैंड अप ऑन योर फीट, मेक योर ओन डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आपकी बात से, एक और क्वेश्चन है कि देखें, अभी आपने कहा कि मतलब हम चांस देना चाहिए बच्चों को, या बच्चों को खुद क्लेवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ज्यादा दबाव होता है एक ही चीज पे, या तो तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है, थर्ड फील्ड कोई भी नहीं है। तो इस सारे क्राइटेरिया में बच्चे के पास ये चीज नहीं होती कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है, मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मैंने करना क्या है। मतलब वो अपनी इंटरनली जो आवाज है ना, वो उसको फील नहीं कर पाता। और और ये आपको बहुत पता खतरनाक है। है, जी जी सर, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप अपनी इंटरनल वॉइस सुनो कि आप क्या चाह रहे हो, आप किस चीज में परफेक्ट हो, तो आप उस चीज को अप्लाई करो। तो सर ये सब थोड़ी सी खिचड़ी में पक गई यहाँ पर कैरियर को बिल्कुल लेके। सही है, आप सही रास्ते पे लेके आ रही हो, ठीक है। मेरे पास अच्छा, मैंने जब अप्लाइड किया तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा डिमांड नहीं है अप्लाइड साइकोलॉजी के, जो आप भी अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद मैंने देखा यार मैं क्या करूं, राइट। अप्लाइड साइकोलॉजी नाम का कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। बट सिर्फ एक चीज पाकिस्तान में है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। अब मैं क्लिनिकल का हूं नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैंने साइकोलॉजी क्यों पढ़ा? क्योंकि मेरा पैशन था इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पैशन को समझ के उसको फॉलो करें, क्योंकि जो कामयाबी है ना, जो सक्सेस है किसी भी फील्ड में, उसमें मेहनत ख्वारी, खज्जल ख्वारी होती है, आपकी दिन रात पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अनलेस यू लव इट, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। देखिए, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स है इस वक्त। मैं अभी काउंसलिंग कोचिंग करता हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मैं काउंसलिंग करता हूँ।
कोचिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने एडिशनल सर्टिफिकेट्स लिया, उसमें आपने मास्टरी गेन किया, एंड उसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने ऑफिस में। इसका नाम मैं क्लिनिक भी नहीं देता, मैं कहता हूँ ये मेरा ऑफिस है जहाँ पे हम कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अच्छा जी, तो जब ये जब मैंने ये सोचा कि ये मैंने करना है, मुझे पता था कि मेरे ख्वाब है, तो मैंने अपने माँ बाप को, मैंने अपने सोसाइटी को, जिन्होंने कहा कि इसका कोई स्कोप नहीं है, मैंने उनको प्रूव करके दिखाना है कि मेरा जो पैशन है, अगर मेरे अंदर अल्लाह ने डाल दिया है कि इब्राहिम ये तुम्हें पसंद होना चाहिए, तो उसका कोई पर्पस तो होना चाहिए ना, कोई मकसद होना चाहिए। क्यों अल्लाह ने मेरे दिल में क्यों डाल दिया कि साइकोलॉजी पढ़ो? अल्लाह तो ये भी डाल सकता था कि पता नहीं तुम कसाई बनो, उसमें जी कोई जी, बुरी बात तो नहीं है, सारे प्रोफेशंस की सोसाइटी को जरूरत है। लेकिन जब मैंने बिल्कुल है। विजुलाइज किया 10 साल बाद की आपने जिंदगी को, ये जरा गौर से ये जो लोग अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं ना, इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने 10 साल बाद की एक प्रोजेक्शन बनानी है अपने लाइफ की। जस्ट इमेजिन करें कि आपके फेवर में सब कुछ हो गया, ठीक है, तो 10 साल बाद की आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, राइट? आप कहते हैं जी मैंने मेडिकल पढ़ना है, लेट्स से आप मेडिकल डॉक्टर हो गए, और लेट्स से आप अच्छा स्पेशलाइजेशन आपने कर लिया, ठीक है, 10 साल बाद आपको जो आपके माँ बाप को लगते हैं इसको जरूरत है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, विच इज पैसा, लेट्स से आपके पास अनलिमिटेड पैसे आ गए, आप क्या, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? क्या आप अपने डे टू डे रूटीन को गुजारने में खुश हैं? जब मैं सोचता था ना कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, सर्जरीज करूंगा, मैं हूँ बहुत सेंसिटिव, तो मेरा दिल खराब होता था, मैं ब्लड कैसे देखूंगा, मैं कैसे लोगों को छील पार कर दूंगा, और फिर मैं थोड़ा सा हूँ, रट्टा मार नहीं सकता। अच्छा, मेडिकल में या तो आप सर्जरी करें या मेडिसिन करते हैं, फिर मैं रट्टा नहीं मार सकता, तो फिर वो मेडिसिन के नाम मुझसे याद नहीं होता, आई डोंट लाइक टू डू दैट। फिर जब आप हम लोग को फोर्स करते हैं, यस आपके रिजल्ट्स मिलते हैं, आप पास हो जाएंगे जब पुश करके, लेकिन व्हाइल यू आर पुशिंग अगेंस्ट योर स्पिरिट, जब आपका रूह, आपका जो हम क्या कहते हैं, अल्लाह आपके शरीक से भी ज्यादा करीब है ना, जब आपके अंदर बैठा हुआ, आपके दिल में वो खुदा आपसे कह रहे हैं कि तुम जाके फलां चीज पढ़ लो, और आप कहते हैं नहीं मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरे सोसाइटी की डिमांड है, आप जाके उसके अपोजिट चलते हैं, एक तो आपकी परफॉर्मेंस कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस है, दूसरा जब अगर पहुंच भी जाए, आप मेडिकल डॉक्टर बन भी जाए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस फील्ड में, क्योंकि डे टू डे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वो आपकी स्पिरिट, आपके रूह की जो डिमांड है उसकी अगेंस्ट है। सो जो पर्पस की बात हो रही थी, उसकी आसान क्वेश्चंस है, आप सोचें वो कौन सा काम है जो आप फ्री में करेंगे तब भी आप खुशी से जिंदगी गुजारें। मसलन जब मैंने सोचा यार अगर मुझे कोई पैसे ना भी देना, लेकिन जब मैं लोगों की जिंदगी, जब मैं उनसे काउंसलिंग करता हूँ और मैं उनकी माइंड को चेंज करता हूँ और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं ना, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद होगा। तो मैंने उसको अपना पर्पस बना लिया। बाय द वे, पर्पस लिखी हुई कोई चीज नहीं है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ किसी को नहीं पता। हाँ, हमारी सोसाइटी जबरदस्ती हमसे कहते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, तो हमारी सोसाइटी कहते हैं, आप किसी से पूछे ना हमारी सोसाइटी में तुम दुनिया में क्या करने आया हो, मैं तो इबादत करने आया हूँ। आपकी जिंदगी का पर्पस इबादत से बढ़ के कुछ होना चाहिए, आपकी जिंदगी का पर्पस पैसे कमाने से बढ़ के कुछ होना चाहिए, आपकी जिंदगी का बस पर्पस। यहाँ पे अगर मैं एक सवाल पूछूं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि पर्पस जो है वो यहाँ पे हमारे जो, स्पेशली अगर मैं सिर्फ मुसलमानों को स्पेसिफाई करूँ ना, तो ये बात बड़ा है कि हम आप अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहते हैं जी करना क्या, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है नमाज पढ़ो, इबादत करो, बात खत्म, या पैसे कमाओ। मतलब ये तो जिंदगी नहीं है, ये तो एक जरूरत है। ठीक है, हमें ये देखो ना, जरूरत ये है, साइड बाय साइड चलती हमें है। सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो हमें जरूरत है अल्लाह की, कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, तो हम नमाज पढ़ रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, पैसे कमा रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, कि हम भूखे मर अल्लाह से जाएंगे। पहले आपने, देखिए ना, अल्लाह से, अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने पेश होने से पहले आपने अपने जमीर के सामने पेश होना है, राइट? अगर मैं ऐसे ही 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं कहता हूँ जी चले, मेरे पास क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट है मेरे मौलवी की बेटी है, एंड शील हेट्स गॉड,
वो ना खुदा से बहुत नफरत करती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया अल्लाह के नाम पे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम, अच्छा, ह्यूमन बींग्स का एक्सेसिव होने की बहुत हमारी नेचर है। हमने एक चीज अच्छी लगी तो हमने उसकी ना खाल उतार देनी है, हमने उसको एंड तक चलानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया भाई दरमियानरवी करो, दरमियानरवी करो, एक्सेस कुछ ना करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे हर वक्त, तो साहबा कराम ने उनसे पूछा कि हम भी आपकी तरह हर वक्त नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा काम है ज्यादा रकात पढ़ना, आपका काम है दुनिया और दीन को साथ साथ चलाना। तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई पैगंबर से ज्यादा जरूरी और ज्यादा पाक है जो हम उनसे ज्यादा कोई मुसलमान बन जाए, पता नहीं। हाँ, हम उस पर नहीं पढ़ते। जहाँ पर्पस की बात हो रही है, अल्लाह के सामने पेश होने से पहले आपने इंसान के सामने पेश होना है। आपने आपने माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, आपने आपने बच्चों को पालना है, आपने आपने बीवी को खिदमत करनी है, आपने आपने जमीर को सेटिस्फाइड करना है, अल्लाह के पास पेश होना है। हाँ, जब 80-90 साल आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद मर जाए तब पेश होना है। उससे पहले क्या करना है? हमारे जहन में ये होता है कि पहले मैं ये करूं फिर ये करूं, राइट? आप कहते हैं ना कि पहले मैं जी अपना पूरा कैरियर सिक्योर करूं, उसके बाद लाइफ एंजॉय करूं। जिस माइंडसेट से आप सरकारी जॉब्स में जाते हो, राइट? ऐसे पहले मैं अपना सारी जरूरियात पूरी करूं। अच्छा, तनख्वाह वाले क्या होते हैं? जो सैलरी हो, जब कंपनी सैलरी, देखिए मैं लोगों को सैलरी देता हूँ, मेरी जो ऑनलाइन 3-4 टीम मेंबर्स हैं उनको मैं सैलरी पे रखता हूँ। सैलरी आपने उतना रखना होता है जितना कि बंदा अगला जो आपका जो एम्प्लॉय है वो भाग ना जाए। आप कभी उसको अमीर करने के लिए उसको सैलरी नहीं देते, आप उसको खुश करने के लिए उसको सैलरी नहीं देते, आप सिर्फ इस माइंडसेट से उसको सैलरी देते हैं कि वो भाग ना जाए। सो ऐसे ये जो सैलरी वाले वो जिंदगी में सिक्योर रहेंगे, बट डिससैटिस्फाइड रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज समझना मेरे ख्याल से इस पर्पस के लिए बहुत जरूरी था। हमें जो ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं उनको दोबारा मेंशन करती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया है। आप लोगों को पता चल जाए पर्पस क्या होता है, मिशन क्या होता है, हमारा विजन क्या है, ठीक है, हमारा पैशन क्या है, फैशन क्या है। इन सब चीजों में अगर आपको डिफरेंशिएट करना आता है, आपको एक्सप्लेनेशन आती है, आप किसी को ना समझाएं, अगर आपको खुद को पता है ना कि ये सब चीजें क्या हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। आपके वर्कआउट करने से, आपकी एक्टिव रहने से लोगों को पता चल जाता है कि जी आपने इस बहुत बंदे अच्छा कहा, आपने जी 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 बहुत अच्छा कहा। आपने कहा कि लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छी बात की आपने। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। आपके ख्वाब को समझने वाले दुनिया में कोई नहीं होगा, स्पेशली आपके माँ बाप, क्योंकि वो अच्छी इंटेंशन के चक्कर में आपके ख्वाब को मार देते हैं। तो आप तो ऐसे कन्विंस करना छोड़े, ठीक है? जब आप अपने ख्वाब देखते हो, अपना एक पर्पस क्लियर करते हो अपने माइंड में, फिर उसको आपने अपने दिल के करीब रखना है, एंड देन उसके ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। अच्छा जी इब्राहिम, मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं। अब उस वक्त था मैं कोयटा में। कोयटा में साइकोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट है ना, इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट। तो मुझे पता था कि मैं इस तरह घूमूंगा फिरूंगा स्टडी करूंगा। मैं जब लोगों को कहता था ना, वो कहते ओ क्या लड़कियों वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ओ तुम थोड़ा सा मर्द बनो, थोड़ा सा सख्त बनो यार, जाओ मेहनत मजदूरी करो। ये तो मेहनत मजदूरी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो एक लफ्ज है जो हम हमारे कोयटा में ना बहुत गाली समझते हैं, यानी उस पे ना एक दूसरे को कत्ल भी करते हैं। कहते हैं यार बेगैरत लोग हैं, राइट? कहते हैं यार ये तो है ही, लड़की है ही बेगैरत ना, है तो चूड़िया जाके पहन लो। मैंने फिर डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा था कि मुझे ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे ख्वाब है, पूरे हो ना हो मैं जानू, मेरा खुदा जाने। तुम लोगों ने समझना नहीं है, ओके दैट्स गुड फॉर यू। तुम लोगों ने जाके सरकारी काम करना है, डॉक्टर ने, दैट्स गुड फॉर यू। तो मैंने ना इंटरनली, ये मैं मुंह से अभी पहली दफा बोल रहा हूँ, लेकिन इंटरनली मैं अपने आप को कहता था यार इब्राहिम तुम बेगैरत ही ठीक है, तुम अपना ख्वाब पूरा करो, इनको छोड़ो, इनको गैरतमंद रहने दो, तुम बेगैरत ठीक है। रिजल्ट क्या है? 10 साल बाद, 10, अच्छा ये जो गैरत है ना, ये ईगो है। ईगो इंसान को दबा देता है, उसको प्रोग्रेस नहीं करने देता, ऐसे कंजर्वेटिव ही रखता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। मैंने बिल्कुल कहा जी ऐसे ही। मैं बेगैरत ठीक हूँ, मुझे प्रोग्रेस करने दे जी। मैं फिर आ गया, मास्टर्स कर लिया, फिर लाहौर आ गया, लाहौर में जीसीयू से एमएस कर लिया, विच इज एमफिल इक्वल।
फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किया एनएलपी में, टीटीडी ट्रेनर किया, हिप्नोथेरेपी किया, उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसको पढ़ाना शुरू किया, मास्टर लेवल किया, उसको ट्रेनर लेवल की ट्रेनिंग्स किया। फिर मैं पूरे, आप वो जो कोयटा में बैठे हुए हैं मुझे कहते थे यार तू क्या है बेगैरत आदमी, लड़कियों वाले काम कर रहे हो। अब वो मुझे कहते हैं यार मुझे एडमिशन तो दे दो अपने कोर्सेज में, यार हमने भी तुम्हारी तरह करना है। जो मैंने 10 साल पहले जर्नी शुरू किया था, मेरे क्लास फेलोज कह रहे हैं कि हमने आज शुरू करना है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे यहाँ कब तक? 10 साल बाद। तब तक मैं कहाँ आऊंगा? ऑफ कोर्स उनसे 4-5 स्टेप आगे। तो जितनी जल्दी हो सकते हैं आप अपना विजन क्लियर कर। अब विजन क्या है? विजन आपकी पर्सपेक्टिव है, आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, टुवर्ड्स योर पर्पस, ठीक है, टुवर्ड्स योर पर्पस आपकी विजन होता है। और आपने इस विजन को ना हर वक्त आपने माइंड में रखना होता है, हर वक्त आपने नजरों के सामने ऐसे विजुलाइज करना होता है। तो आज भी मेरा विजन पूरा नहीं है, आज भी मेरा जो विजन था वो अभी तक मैं उस पर पहुंचा नहीं हूँ, बट आई एम वेरी नियर। तकरीबन मैं 70% पहुंच गया हूँ, बस 30% रास्ता रह गया, ठीक है। और जब मैं वो 30% भी जर्नी ट्रैवल करूंगा, फिर मैं एंजॉय करना शुरू करूंगा अपनी लाइफ को। आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। देखें, जब आप अपने आप को डिवेलप करते हो, सेल्फ डिवेलप करते हो उस डायरेक्शन में जो आपके ख्वाब है, तब आपको मजा काम करने में आता है। स्टूडेंट्स को क्यों मजा नहीं आता? क्यों स्टूडेंट्स हमारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं स्टडीज के साथ? क्योंकि स्टडीज का पर्पस नहीं पता। अब एक हमारे जो एजुकेशन टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे होते हैं एक सब्जेक्ट को, लेकिन वो बताते नहीं कि क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ये सब्जेक्ट। तो वो बच्चा बोलेगा यार मैं जबरदस्ती क्यों पढ़ूं यार, वो फिर जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो विजन क्लियर हो गया, आपका नजरिया, आपने आगे कैसे पहुंचना है, आपका पर्पस ये है कि, अच्छा, सवाल ये है कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आके। ये मैं बता सकता हूँ, ये मैं नहीं बता सकता कि आपकी पर्पस क्या है, क्योंकि वो आपने एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, वो आपकी जर्नी है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या नहीं है। बिल पे करके मर जाना वो आपकी पर्पस नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना वो आपकी पर्पस नहीं है। मसले हल करना, सीईओज ना बस वो बैठे रहते वेट करते हैं कंपनीज में आ जाए, मसले लेकर आ जाए मेरे एम्प्लॉइज और मैं उनको, शुड बी बियॉन्ड इट। इससे इबादत करना, सिर्फ इबादत करना, ये आपकी पर्पस नहीं है। प्लीज, तो अपना पर्पस देखिए, हम कहते हैं खुदा हमारे अंदर है, राइट? तो फिर खुदा वाले काम भी तो करें। अगर आप कहते हैं ना मेरे अंदर एक खुदा है, तो आप खुदा वाले काम भी तो करें ना, खुद ही को बुलंद भी करें, आप बड़ा भी हो जाए, सेल्फ को डेवलप करें। सर ये जो डेवलपमेंट का फैक्टर है ना, ये यहाँ पे बड़ा काम है, ठीक है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को ग्रो करने में लगे रहते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है या मैं किस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ये नहीं देखेंगे। भाई आखिर वजह क्या है? हो सकता है कि मेरा नजरिया, आपका नजरिया, मेरा विजन, आपका विजन टोटली डिफरेंट है। हम काम, अब अगर मैं यहाँ पे एक एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैं स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी की, सर, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि सब्जेक्ट मैं भी वही पढ़ रही हूँ, सब्जेक्ट मेरी फ्रेंड भी वही पढ़ रही है, लेकिन वो किस सेंस से पढ़ी, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, और मेरा विजन क्या है उसको लेके, उसका क्या, दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि डेवलपमेंटल फैक्टर है ही नहीं, पढ़ लिख के शायद जीरो पे आ जाते हैं हम लोग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ह्यूमन ओवरऑल स्पीशीज के अंदर ये एक कॉग्निटिव बायस है। इसको आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली इसका क्या नाम है, मेरे ख्याल सोशल जस्टिफिकेशन है क्या। देखिए, हमें ना हैप्पीनेस मिलती है सेरोटोनिन की रिलीज से। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। हमें हैप्पीनेस फील होती है जब हम आपको पता है हमारे जो मिडिल ईस्ट है ना, बड़े हैप्पी लोग हैं क्योंकि हम स्पाइसेस बहुत ज्यादा करते हैं। स्पाइस खाने से ना सेरोटोनिन की सडन रिलीज होती है। गोल परसुएट करने में सेरोटोनिन की एक्सट्रीम रिलीज होती है। गोल अचीव करने में भी सेरोटोनिन की रिलीज होती है। मजे की बात, जब हम लोगों को बुरा कहते हैं अपने जहन में, हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हम अपनी जो स्टेटस है, मसलन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है, और जब मैं उसको रैशनलाइज करके ये कहता हूँ कि दुनिया करप्ट है, तो ये क्या हुआ, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिलीज हो गया, थोड़ी सी सेरोटोनिन रिलीज हो गई। सेरोटोनिन, मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस मिल गया। प्रॉब्लम है इसके साथ क्या है कि वो
टेम्पररी हैप्पीनेस होती है, वो वक्तन हैप्पीनेस होती है। हमें हमें फॉलो करना चाहिए उस हैप्पीनेस को जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो। जी सर, बिल्कुल। एक ये भी लाइफ का एक पर्पस भी है कि हमें वो हैप्पीनेस तलाश करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म से आप शॉर्ट के लिए खुश होंगे और ये बहुत टेम्परेरी सी चीज होती है। शॉर्ट टर्म पर वंस आप ड्रग्स ले लो, जी शॉर्ट जी टर्म जी हैप्पीनेस चाहिए ना, आप ड्रग्स ले लो, अल्कोहल ले लो, आप इक्वल है मेरी नजर में। ड्रग लेना और कंप्लेन करना एक ही चीज है। कंप्लेन करने में भी आपको उतना ही हैप्पीनेस मिलती है जितना ड्रग लेने में हैप्पीनेस होती है। मसला क्या है, क्योंकि सेरोटोनिन के साथ ये है ना कि वो सेकंड्स में ऊपर जाता है, फिर सेरोटोनिन हैबिचुएशन होती है और वो फौरन नीचे भी आता है। सो आपने कंप्लेन आपने ड्रग्स लिया, आपने वीड पिया, सिगरेट पिया, सिगरेट तो चलो बहुत छोटी सी, आपने वीड पिया, आपने हेरोइन यूज किया, एकदम से सेरोटोनिन ऊपर हो गया, ओह माय गॉड ये दुनिया बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीथिंग इज लाइक, फिर उसके बाद क्रैश करने, ओह माय गॉड फिर सब कुछ बुरा है। फिर आपके माइंड कंडीशन हो गया कि अगर मुझे सेरोटोनिन रिलीज चाहिए तो मुझे ड्रग करना चाहिए। सेम विद कंप्लेंट, दो चार दोस्त बैठ गए आपस में और सबकी बुराई कर दी, पीएमएल नून ऐसा है, इमरान खान ऐसा है, और पाकिस्तान के अवाम ऐसे हैं, सेरोटोनिन रिलीज हो रही है, हम कनेक्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, दो तरीके से हो रही है, एक तो कंप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर से मैं सोशल कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सोशल कनेक्शन वो भी हैप्पीनेस क्रिएट करती है। सब मेरी बात समझ रहे हैं, सब मुझे एग्री कर रहे हैं, ओ माय गॉड कितना हैप्पी लाइफ है। सेरोटोनिन ऊपर गया, अगले दिन सेरोटोनिन फिर नीचे आएगा, फिर क्रैश करोगे, फिर ये कंप्लेनिंग का जो साइकिल है ना वो चलता रहेगा। सो हम छोटे हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, ये ज्यादा बेहतर है। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आपके पास, आप जाओ पैसे कमाओ। लोग कहते हैं ना सिर्फ इबादत करना है, पैसे कमाने में कौन सी बुरी बात है। आप जितना ज्यादा पैसे कमाओगे उतना ज्यादा मस्जिद बना सकते हो, उतना ज्यादा खिदमत कर सकते हो, उतने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कोई 50,000 है, आप कितने मुसलमान की मदद कर सकते हो, कितने यतीमों का सहारा दे सकते हो? एक। वाई नॉट आप अपना इनकम 5 लाख रुपए कर दो, ताकि आप कोई 10 यतीमों की मदद करो, 10 बेवों की घर संभालो। हिम्मत करें, राइट। हम ना छोटे ख्वाब देखते हैं क्योंकि हम छोटे इंसान हैं। बड़ा इंसान बने, इतना बड़ा, इतना नहीं, इतना बड़ा इंसान बने। और और बड़ा इंसान आप दिमाग, तब बन सकते हैं जब आपके बड़े ख्वाब हो। तो फिर यहाँ मेंशन सेल्फ करते हैं डेवलपमेंट के दिमाग बारे से बने, दिल से बने बड़े इंसान, नेचर से बने। खा पी के में, बड़ा हाँ क्या इंसान नहीं आपने फिर बने। से बोले? मैंने कहा आप कहें कि दिमाग से बने, माइंड यूज करें, दिल बड़ा करें और नेचर से बने, ये खा पी के बड़ा इंसान नहीं बनना। नेचर से बने, काफी के बड़ा इंसान। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साइकोलॉजिकल स्पीकिंग दोनों की कोरिलेशन है। जो लोग ओवरवेट होते हैं वो इंटरनली अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, इनसिक्योर, इनसिग्निफिकेंट फील करते हैं। दैट्स ओवर कंपेंसेशन, फ्रॉइडियन मैकेनिज्म फॉर यू। जी सर। सर यहाँ पे अगर अब हम थोड़े से साइकोलॉजी का अगर डिस्कस करें कि जैसे अब कैरियर की जो क्योंकि बात चल रही है, तो यहाँ पे एक स्कोप बहुत ज्यादा उठ रहा है दोबारा से, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का आईओ, जिसको पहले शायद नहीं कोई लोग जानते थे और अब मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो रही है, ठीक है। और यस। इसी तरफ दूसरी तरफ देखें अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अगर इन तीनों चीजों में चूज करें, अब जिन बच्चों का कैरियर क्लिनिकल में होता है तो उनको लगता है कि शायद अब हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अब जो अप्लाइड साइकोलॉजी कर रहे हैं वो आफ्टर बीएस कंफ्यूज होते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, और आईओ की तरफ जाते हैं तो सेम कंफ्यूजन के इंडस्ट्रियल साइड पे हमें जॉब मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हम आगे अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएंगे या नहीं। तो जरा इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। देखें, मेरी नजर में जॉब आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप जॉब के माइंड सेट से आप स्टडी करते हैं ना, आप सारी उम्र डेस्परेट रहेंगे। 15 तारीख तक आपने बिल्स, बच्चों की फीस दे के आपकी पॉकेट खाली हो जाता है। तो महीने का जो आखिरी 15 दिन है आपने उधार लेके मिन्नतें करके गुजारना है। ठीक है, आपने डेस्परेट होके गुजारना है अगर आप जॉब माइंडसेट से कर रहे हैं। तो मेरी बात गौर से सुने। अब आजकल एक मेरा एक नया तकिया कलाम बन गया है, मैं इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह में बनाता हूँ ना, मैं कहता हूँ इस साइकोलॉजिस्ट की आप बात गौर से सुने।
तो आप इस साइकोलॉजिस्ट की बात गौर से सुने। जॉब्स आपकी एक स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। आपने अल्टीमेटली अपने लिए काम करना है। जब मैंने 10 साल पहले सोचा था अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, मैंने एग्जैक्टली यही इन्विजन किया था जो मैं आज जिंदगी गुजारता हूँ। मैं अपने मर्जी की टाइमिंग से सोता हूँ, अपने मर्जी की टाइमिंग से उठता हूँ, मैं घर से काम करता हूँ। ये तो अभी पैंडेमिक है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ना, मेरा पिछले 3-4 साल से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे घर के अंदर है, मेरा लेक्चर्स ऑनलाइन है। अब क्योंकि मैंने यहाँ DHA में बड़ा घर लिया हुआ है, तो मेरे जो वर्कशॉप्स है वो भी मेरे घर के अंदर ही हो रही है। एक कनाल का घर है, सिर्फ मेरा जो ऑफिस है ना, इट्स लाइक 5 मरला सिर्फ ऑफिस है। सो मैं अपने घर के अंदर ही कोई 20-25 स्टूडेंट्स को बिठा के मैं उनको वर्कशॉप्स करा सकता हूँ। ये लाइफ स्टाइल मैंने सोचा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं 9 to 5 जॉब करूं, वो जॉब जिसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन हो, बॉस की डांट सुननी पड़े, जो 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 कॉलिग्स है उस उनकी गैबत सुननी पड़े, और टांग खींचने वाली फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल से गुजारूं, और फिर घर आऊं और जितना फ्रस्ट्रेशन है मैं अपने बीवी पे उतारूं। अब क्योंकि मैं वो सोचा था मैंने नहीं करनी, आज मेरी वाइफ दुनिया की हैप्पी तरीन खुश तरीन वाइफ है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, मैं लेकर ही नहीं आता अपने फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर। लाइफ स्टाइल ऐसे डिजाइन किया है कि मैं फ्रस्ट्रेट ना हूं। मैं अपना स्विमिंग पूल जाता हूँ, अपना मर्जी से जो करना होता है, शॉपिंग करता हूँ अपना मर्जी से करता हूँ। अब माई वाइफ इज द हैप्पीएस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, एंड यू नो व्हाट हैपेंस हैप्पी वाइफ के साथ? हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी अच्छा, एक थ्योरी है मैंने सीखा था काफी अर्सा पहले, जिनको जो जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लॉस्ट अपना आप को फील कर रहे हैं इस वक्त कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा डिसीजन लूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लिए कि कोई सही गलत डिसीजन नहीं होता। हमें नहीं पता कि कौन सा डिसीजन की रिजल्ट सही निकलना है, कौन सा डिसीजन का रिजल्ट गलत निकलना है। ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना दुनिया की सबसे बेहतरीन दानिश्वर को पता है, किसी को नहीं पता। आपने अपना स्पिरिट, अपना रूह की बात सुनी है कि मुझे किस काम। अच्छा, इसके 4 क्वेश्चंस है, मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। बट द फॉर्मूला इज मिनिमाइजिंग योर रिग्रेट्स, मिनिमाइजिंग योर लाइफ रिग्रेट्स। आपने ये सोचना है कि जब मैं मर रहा हूँगा इन माय डेथ बेड, कौन से ऐसे काम है जिसको मैं रिग्रेट करूंगा। मेरे रिग्रेट्स को मिनिमाइज करना है। आपने लाइफ, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने अपने लाइफ में से रिग्रेट्स को मिनिमाइज करना है। मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए, हाँ यार काश मैं पेरिस घूम लेता, काश मैं ये वाली बुक पढ़ लेता, काश मैं एक दफा अपनी क्लिनिक रन कर लेता, काश मैं शादी कर लेता, काश मैं बच्चा कर लेता, काश मैं कुत्ता पा। हमारे सोसाइटी ना इतना प्रेशराइज करते हैं ना कि कुत्ते जिस घर में होते हैं उसमें फरिश्ते नहीं होते हैं, फला फला, नॉनसेंस। अच्छा, क्या होता है जब मैं, मेरी वाइफ और मेरा कुत्ता गाड़ी में हम लोग चक्कर लगा रहे होते हैं ना, हर आज तक ऐसा नहीं हुआ हम कहीं घूमे और लोग ऐसे देख रहे हो, ओह माय गॉड कितने क्यूट है। अच्छा, उनको मजा आता है लेकिन खुद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ है। मुझे चाहिए भी लेकिन सोसाइटी ने कंडीशन किया हुआ है, गलत चीज है। तो ये कंडीशनिंग बहुत खतरनाक है। मिनिमाइजिंग रिग्रेट्स, ये फॉर्मूला है। हमारी जब लास्ट 10 मिनट्स रह जाए ना, मुझे पता है मैं 4 सवाल, एक जापानीज प्रिंसिपल है इकिगाई, मैं वो 4 सवाल पे बात करना चाह रहा हूँ, अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे आज। सर आप प्लीज करें, क्योंकि 44 मिनट्स नियर अबाउट टू एंड आवर सेशन। ओके, सो जापानीज की, फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज एंड चाइनीज कल्चर, क्योंकि एंशियंट कल्चर्स है, उनको सीखने का चांस बहुत मिला। तो उन्होंने गलतियां किया, सीख लिया, गलतियां किया, सीख लिया, क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशंस है यहाँ पे एशिया में, ये चाइनीज जापानीज। और अभी देखिए मिडल ईस्ट को कुछ ही अरसा हुआ है सिविलाइज्ड हुए हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सिविलाइज कर दिया। वरना ये अरब जो है ना, हमें पता है स्टोरीज में, अपने बेटियों को जिंदा बगौर करते थे, जिंदा जिंदा दफनाते थे, इनके हालात ऐसे थे। तो हमें ना कोई कुछ हजार साल हुए। ये जो चाइनीज है, वेस्टर्न वेस्टर्न जिसको हम
ग्रीक फिलोसोफर्स एंड रोमन फिलोसोफर्स की बात करते हैं, हमारे पास सबसे करीब चाइनीज है, क्योंकि पास ये नहीं पड़े। सो चाइनीज कल्चर से हमें बहुत सीखने को मिलता है। ये जो चाइनीज जापानीज फिलोसफी है, एक जिसको इकिगाई कहते हैं, इकिगाई, IKI, इकी GAI, आई थिंक इस तरह है, इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई इज समथिंग बियॉन्ड पर्पस, पर्पस से भी बियॉन्ड है। इसकी कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। ये जो जापानीज फिलोसफी है कहता है कि आपने सिर्फ पर्पस के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ मिशन के बारे में नहीं सोचना, आपने इन सब को कंबाइन करने के सोचना है। दैट वुड बी योर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको फ्रेंच फिलोसोफर्स कहते हैं raison d'être, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस आपकी क्या है। तो इकिगाई इज बियॉन्ड पर्पस, मिशन, विजन, इज बियॉन्ड, उससे आगे बढ़ के आपकी इस दुनिया में स्पिरिट, आपका रूह जो है, जिसको स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में हायर बीइंग कहते हैं, हायर बीइंग आपकी क्या कहती है, वो उसकी 4 सवाल। जो ऑडियंस है, मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 सवाल लिखें। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को कराता हूँ हर वर्कशॉप में। अगर आप भी ज्वाइन करेंगे वर्कशॉप में तो आप जरूर कहीं ना कहीं मैं ये वाली इकिगाई की फिलोसफी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने खुद इस पे काम किया है। तो आपके एक पास एक डॉक्यूमेंट बनेगा, 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, 4 कॉलम्स बना के आपके पास एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और ये डॉक्यूमेंट इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये आंसर्स चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो माइंडसेट है वो ये है कि इन चारों को आपने हर बार याद रखना है। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग, मुझे कौन सा काम करने को मजा आता है। आपने एक लिस्ट बनाना है उन सारे कामों का जो आपको करने में मजा आता है। मसलन मुझे खाना खाने में मजा आता है, मुझे घूमने फिरने में मजा आता है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझ में एनर्जाइज्ड होता हूँ जब लोगों से गपशप करता हूँ, मिल लेता हूँ, राइट। तो ये जो मुझे मजा आता है, जरूरी है कि मैं इसको मार के अपनी कैरियर क्रिएट करूं। मैं ऐसे कैरियर क्रिएट कर सकता हूं जिसमें मैं ये जो मेरी जात के अंदर ये जो मजा आता है इसको मैं यूज करूं, राइट। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि व्हाट आई एंजॉय डूइंग, मुझे कौन सा काम को करने में मजा आता है। दूसरा सवाल, दुनिया को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, दुनिया को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। व्हाई राइट नाउ, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के आपने डिसीजन इन द प्रेजेंट मोमेंट लेना होता है कि अच्छा ये क्योंकि इवॉल्व होता रहेगा। आज मुझे मजा कुछ और आता है, आज दुनिया को जरूरत किसी और चीज के, 5 साल बाद चेंज होते रहेंगे, तो आपके आंसर्स भी चेंज होते इवॉल्व होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर वन ये है व्हाट आई एंजॉय डूइंग। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, what the world needs. And question number 3 is what the world is willing to pay. जरूरी नहीं है वो कौन से ऐसे चीज काम है जो कि दुनिया को जो दुनिया उसके लिए पैसे देने को तैयार है, क्योंकि आपने पैसे कमाना है। चाहे आप जितने भी नेक बनो, अल्टीमेटली आपको पैसे चाहिए। पैसे के बगैर बीमार हो गया हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, मेडिसिन कैसे लेंगे, रोटी शोटी कैसे खाएंगे, आपको पैसे चाहिए। सो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ठीक है, दुनिया को किसकी जरूरत है और फिर दुनिया किसके लिए पैसे देने को तैयार है, व्हाट द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे। 3 सवाल हो गए, व्हाट आई एंजॉय डूइंग, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ, व्हाट द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ आपने साथ ऑनेस्टी के साथ देख के अपने आप को शीशे में ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं कौन सा काम एक्चुअली कर सकता हूं। दुनिया में ना एक वो कैसे अब आप मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना आके आपको कहेंगे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बुलशिट है। आप दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत लिमिटेड काम है जो आप कर सकते हो। और हमें बहुत रैशनली होके अनइमोशनल होके सोचना पड़ेगा कि मसलन मैं
कभी बास्केटबॉल ओलंपिक्स में नहीं जा सकता हूँ मैं जी। ना मेरी आदत है, ना मेरी कंडीशनिंग है फिजिकल एक्सरसाइज करने की, और मैं कोई 33 साल 33 इयर्स का हो गया, तो मैं अभी कहाँ ओलंपिक्स में जा सकता हूँ, राइट। मैं कहाँ इतनी फिजिकल फिट हो सकता हूँ कि मैं जाके जी वर्ल्ड कप्स में खेलूं और मैं इंटरनेशनल फेम ले लूं। व्हाट एम आई गुड एट, राइट। मैं कौन सी चीज में अच्छा हूं, और बड़ा ऑनेस्ट होके। भाई देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी चीज में आप अच्छे नहीं हो, आप सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई माँ के पेट से पैदा हो कि जीनियस नहीं होता। इनफैक्ट हम जानते हैं माइंडसेट, जो ग्रोथ माइंडसेट है, मेरा एक प्रोग्राम है हैप्पीनेस मास्टर क्लास के नाम से। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है ज्यादा हैप्पी रहते हैं। रिसर्च में क्या किया, इन्होंने ना बच्चों को लिया और हाफ को इन्होंने कहा मैथ का टेस्ट दिया, ठीक है। मैथ का लेट्स से 10 बच्चे ने, उनको मैथ का कुछ टेस्ट है, 10 सवाल है। उनका रिजल्ट्स बताने के बाद उनको, हाफ बच्चों को आप बताते हैं कि अच्छा आपके अंदर पैदाइशी क्वालिटी है, मैथ या तो आता है आपको या नहीं आता। हाफ बच्चों को आप सिखाते हैं न्यूरोसाइंस के बारे में, आप उनको बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कि जब आप सीखते हो तो आपके न्यूरॉन्स ब्रेन का चेंज होते हैं और उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। फिर उनको दोबारा से जब टेस्ट किया 6 मंथ्स के बाद, उन्होंने देखा कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे थे, जिनको इन्होंने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, या तो आपको मैथ आता या नहीं आता, उनके रिजल्ट्स लगभग सेम ही रहे। कंपेयरिंग विद दोज जिनको हमने कहा कि आप सीख सकते हो, डेली आपने थोड़ा सा सीखना है और 6 महीने के बाद आपको सब आ जाएगा, उनकी जो रिजल्ट था वो जमीन आसमान का फर्क था। एट द सेम टाइम हमने उनकी जो पर्सनल वेलबींग है, जिसको आमतौर पे हैप्पीनेस कहते हैं, उनको मेजर किया और देखा गया कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा हैप्पी ग्रुप है। गेस करें। ग्रोथ जिनको माइंडसेट वाले लोग। मेंटेन ग्रोथ करते माइंडसेट जो लोग जानते हैं, इस चीज पे यकीन करते हैं कि मैं सीख सकता हूं, अगर मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सीख सकता हूं, वो हैप्पीनेस, जिंदगी से ज्यादा सेटिस्फाइड फुलफिल्ड रहते हैं। तो ये 4 सवाल हैं। एक मुश्किल है, क्योंकि आपको उसमें ना अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बट आप ये सोचा, अगर मुझे नहीं आता कोई बात नहीं यार, मैं सीख जाऊंगा। आप मेरे रूम में देखेंगे, मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है, उसके अंदर मेरे एनुअल गोल्स लिखे हुए, मेरे मंथली गोल्स लिखे हुए, और साथ कोने पे ना एक डब्बा है जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए। वो सारी चीजें जो मैंने इस साल सीखना है, वो बुक्स जो मैंने इस साल पढ़ने हैं, वो वर्कशॉप्स जो मैंने खुद अटेंड करना है, क्योंकि मैं सीखूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं खा के भी बड़ा हो सकता हूँ, ज्यादा बेहतर ये है कि मैं सीख के बड़ा हो जाऊं। तो ये 4 सवाल है, जस्ट टू समराइज, फिर आपको मैं माइक दे देता हूँ, राइट। जस्ट टू समराइज, 1, what I enjoy doing, 2, what the world needs right now, 3, what the world is willing to pay for, and 4, what am I good at। इन चारों के जब आप आंसर करेंगे तो आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएंगे। मसलन जब मैंने किया अपना, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आई एंजॉय डूइंग, मैंने आपको बता दिया, लोगों के साथ बात करने, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ, द वर्ल्ड डेस्परेटली, मेरी नजर में द वर्ल्ड डेस्परेटली नीड्स हीलर्स, ऐसे लोग जो गाइड हो, जो टीचर्स हो, जो जहालत से अवाम को निकाले, जो दुनिया की ये जो स्पिरिचुअल पेन है, ये जो इमोशनल दर्द है, उसको खत्म करें, हील करें। थर्ड, what is the world willing to pay? The world is willing to pay for coaching, counseling. Hell yes, a lot of money. मेन नजर में। So and fourth, what am I good at? इनिशियली मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरे कजिन जो है ना, आपने राज वगैरह आके मुझे बता देते हैं। डेटिंग सीन में होता है, मेरे जो बड़े कजिन थे, डेटिंग सीन में तो हो रहा कि बताते इब्राहिम, आज मैं फलान के साथ डेट पे गया था, और लड़कियां बता रही मुझे फलान लड़का पसंद है। वो मुझे कन्फाइड करना, आई जस्ट गेव आउट दिस वाइब के लोग मेरे साथ शेयर करें अपने स्टोरीज। सो आई एम प्रीटी गुड एट इट। ये चारों की कॉम्बिनेशन से मैं अपनी जो काउंसलिंग है प्लस टीचिंग
मेरा कैरियर, मेरा पर्पस से भी आगे है ये। मेरा जिंदगी का मकसद, जो मकसद है, जो मेरा फ्रेंच में कहते हैं रेज़न d'être, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, या जापानीज में कहते हैं इकिगाई, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके ऊपर फिर मैं आपने जान लगा भी दिया, और मैं लगा भी दूंगा, और करते हुए मुझे पेन नहीं होगी, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। जापानीज यही एक और प्रिंसिपल है, वू वे, द डूइंग ऑफ नॉट डूइंग। जब आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको फील नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूँ, राइट, जिसको हम साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। जब आप फ्लो में होते हैं फिर आपको ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना गर्मी सर्दी लगती है, ना फ्रस्ट्रेशन होती, क्योंकि आपको वो करने में इतना मजा आता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे वो क्या है मेरे लिए जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। ओवर टू बिल्कुल यू। ऐसा। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी आपने बात की, और ये वाकई में ऐसे है कि जब हम इंटरनली सेटिस्फेक्शन के साथ भी काम कर रहे हैं ना, अब उसमें हम स्टिल एक रात बैठे हैं, 2 रातें बैठे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सर अगर मैं एक एग्जांपल दूं फ्रीलांसिंग की, जो लोग कर रहे होते हैं आईटी पे या डिफेंस में, अब वो लोग एक रात जागते हैं, 2 रातें जागते हैं, और वो सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। वो नहीं भी यस अपनी स्लीप कंप्लीट करते, लेकिन वो फ्रेश है। क्यों? क्योंकि उनका पैशन है इसमें, वो कंफर्टेबल है। यस उन्होंने अपना यस कंफर्टेबल जोन बनाया हुआ है कि भी अब हम सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा आ रहा है ये करने में। पैसे तो चले एक अलग है, मेहनत तो अलग है, लेकिन वो एंजॉय इतना कर रहे हैं और उसको इतना पैशन बनाया हुआ है कि उनको फील नहीं होता कि हमने खाना नहीं खाया, हमारी नींद नहीं पूरी। स्पेशली सबसे ज्यादा उनके साथ नींद का इश्यू होता है। तो ये तो बहुत अच्छी एक बात है, और यू वाकई राइट। में और यहाँ पे मैं भी अपने ऑडियंस को इन द लास्ट यही कहूंगी कि इतनी अच्छी अच्छी सर ने आज एग्जांपल्स दी कि मैंने भी बहुत कुछ एक पेज पे नोट डाउन कर लिया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी इसमें अपनी इन चीजों को इम्प्रूव करूं और खुद को और इम्प्रूव करूं, इस तरह से अपने कैरियर की तरफ फोकस करूं। अगर मैं पैशन को चल रही हूँ तो मुझे पता हो कि मेरा पैशन है क्या। अगर मैं फोकस कर रही हूँ किसी चीज पे तो किस लिए फोकस कर रही हूँ, इसका फ्यूचर क्या है मेरे साथ। और इससे ऑनेस्टली आपकी जैसे मैंने बातें सुनी तो मैं भी सिर्फ यही चीज सोच रही थी कि मैंने भी कभी भी सोसाइटी की बातों पे फोकस नहीं किया। मेरा एक विजन बन जाए कि ये मैंने करना है, तो देन आई कैन डू इट, मैं कर देती हूँ। यस गुड। और इसमें बहुत सारे क्राइसिस आते हैं। मैं एक ये भी एक्सपीरियंस करूंगी, मुझे बिल्कुल प्लेटफॉर्म सीधा नहीं मिलता कि जी ये मैंने सोचा है, मैंने जिद किया और मैं चली गई। मुझे बहुत से जिग जैग रास्ते यस चूज करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे पहुंचना होता है उस जगह पे कि नहीं अब मैंने ये किया है तो मैंने करना है, कि ये मैंने विजन बनाया, मैंने इसको पूरा करना है। तो जिंदगी में अगर हमने कभी, थैंक यू सो मच, अगर कुछ भी करना है तो हमें दूसरों को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी है, हमारा कैरियर है, हमारी अपॉर्चुनिटीज हम जाया कर रहे हैं। फिर हमें कहते हैं जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए क्योंकि उस टाइम ये मसला था, उस टाइम ये मसला था, वक्त आया, अपॉर्चुनिटी आई, गुजर गई, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो आपके काबिल नहीं होगी। वो फिर फ्रेश बच्चे तलाश करते हैं, फ्रेश कैरियर वालों को देखते हैं। इसलिए जब कहीं मौका मिले जरूर उसमें हिस्सा लें और दिल से लें अगर कर सकते हैं। नहीं तो दूसरों को मौका में पीछे बहुत लंबी लाइन होती है जहां पे लोग आपके लिए आना शुरू करते हैं, क्योंकि ये यस वो चीजें हैं जिसको हर बंदा बनाना चाहता है, क्योंकि लाइफ एक ही दफा बनती है। और जिन स्टेजेस से इस टाइम हम गुजर रहे हैं तो ये वो स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक स्टेप बहुत सोच के रखना है, इस तरह रखना है कि अगर हम पीछे मुड़ के भी देखें तो हमें पछतावा ना हो कि ओह शिट ये नहीं होना चाहिए। यस। देन ख्याल से हर चीज बहुत अच्छी है। सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी हमेशा लास्ट में यही बात होती है कि प्लीज इस साइकोलॉजिस्ट की बात गौर से सुने और अपनी जिंदगी अपने मर्जी से गुजारने की जुर्रत करें। देखिए हिम्मत चाहिए होता है, जुर्रत चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है सोसाइटी की अगेंस्ट जाके, उसके नॉर्म्स के अपोजिट समटाइम्स जाके अपने लाइफ को गुजारने का। तो प्लीज आपके ख्वाबों की जरूरत है इस दुनिया को। हु नोज आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ अगर आपने ख्वाबों को पूरा किया बगैर। कहते हैं दुनिया में सबसे महंगा तरीन जो जगह है वो कब्रिस्तान में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अनफुलफिल्ड ख्वाब दबे हुए हैं। तो इस साइकोलॉजिस्ट की बात गौर से सुने और अपने मर्जी की जिंदगी गुजारने की जुर्रत करें, चाहे लोग जो भी कहें।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर हमें जॉइन करने के लिए और इतनी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि ये कुछ अगर मैं यहाँ पे ऑडियंस के कमेंट्स में पढ़ी थी, बहुत सारी एप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब आपको कोई अपनी हिस्ट्री बताता है, तो वो एक कहानी नहीं होती, उस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वो पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं कि ये सिचुएशन थी, तो हमने उसको इस तरह कॉप अप किया। तो इसको ज़रा प्लीज़ फ़ोकस करें और बातों को गौर से सुनें और कोशिश करें कि आप इस पे अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया सारी ऑडियंस का वंस अगेन थैंक यू सो मच सर और इंशाल्लाह हम दोबारा किसी ज़रूर टॉपिक के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे और बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों के साथ वंस अगेन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।